हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। दोस्तों इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जीके जीएस के हम कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों आपको इस क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की भी उनकी संभावना है। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले या तन्वी साहा। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो तन्वी साहा है। दोस्तों तन्वी साहा को जय हो फिल्म 2009 में स्लिम डॉग मिलियनेयर के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1959 में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी तन्वी साहा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका। दोस्तों गीतांजलि साहित्य पुरस्कार फ्रांस के सहयोग से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, 22 जनवरी 1947 को, 31 अगस्त 1950 को या 15 अगस्त 1949 को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों उद्देश्य संकल्प को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। वहीं दोस्तों इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमाचारी या अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें गृह सूचना और प्रसारण मंत्री का जो पद दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको ये क्लास अंत तक करनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप को, जॉन मार्शल को या मार्टिमर व्हीलर को। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा। दोस्तों इनमें से राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। वहीं दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों
धिनोदर की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। दोस्तों, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल हुआ है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, इनमें से भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक विश्व के व्यापारिक 100 शीर्ष बैंकों में शामिल हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? ऑप्शन है आधार दर, बैंक दर, बट्टा दर या कॉल दर। दोस्तों, इनमें से आरबीआई बैंक दर को मौद्रिक नीति बनाने के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, एल्काइन, एल्किन या एल्केन। दोस्तों, इसमें से एल्काइन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेविमीटर का, एनीमोमीटर का, रिएक्टर स्केल का या दाब सेंसर का। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा किस वर्ष किया था? ऑप्शन है वर्ष 1856 में, वर्ष 1845 में, वर्ष 1838 में या वर्ष 1859 में। दोस्तों, अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में अवध को हड़प लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ष 1856 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी नदी को, महानदी को, कृष्णा नदी को या गोदावरी नदी को। दोस्तों, इनमें से बंगाल का शौक किसको कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से जो बंगाल का शौक कहा जाता है, इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता, क्योंकि दोस्तों बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, संपत्ति कर, उपहार कर या पूंजीगत लाभ कर। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि संपत्ति कर, उपहार कर और पूंजीगत कर ये एक प्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोला जाता है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय राजस्व कर बोर्ड अधिनियम किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1953 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1983 में या वर्ष 1973 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ज्योतिबा फूले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों 1873 में गुलामगिरी की जो रचना की थी वो ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 343। दोस्तों इनमें से अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन है 43वें, 42वें, 52वें या 53वें। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में या 544 ईसा पूर्व में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।